नमस्कार, मैं बालकृष्ण। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर हेडलाइंस। और आज हम बात करने वाले हैं कि नवादा में जो घटना हुई और उसके बाद जो सियासत हो रहा है, क्या उससे किसी को फायदा होगा या नहीं होगा। यादव समाज पे जिस तरीके से आरोप लगाया गया है जीतन राम मांझी के द्वारा, उसके बाद उनके दल के लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन दूसरे दल के लोग जीतन राम मांझी के बयान से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। आखिर इन सब बातों से नवादा में वो जो घटना हुई है, क्या वहाँ के लोग को कुछ हासिल हुआ होगा या फिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, उसके वजह क्या वो खुद हैं, भविष्य में ऐसी घटना ना हो इसकी क्या ऐसा कोई कह सकता है, कोई दावा कर सकता है कि अब दोबारा घटना ऐसे नहीं। मेरे साथ मुखलाल सिंह जी हैं और हम उनसे चर्चा करेंगे। सर, नवादा की घटना आप भी जानते होंगे कि करीब 80 घर जला दिए गए और अभी घर से बेघर है। कुछ बच्चे जो 4-5 दिन पैदा हुए, आज उनके छत पे, उनके सर से छत भी गायब है। क्या कहेंगे? ये जो घटना है, इसमें एक जाति विशेष को जोड़ना ही सबसे पहले मुझे उचित नहीं लगता है। एक घटना एक सामाजिक घटना है। दो लोगों के बीच झगड़ा हो सकता है, दो गुटों के बीच झगड़ा हो सकता है, दो गांवों के बीच झगड़ा हो सकता है, दो देशों के बीच झगड़ा हो सकता है। इस हर झगड़े को एक जाति सिस्टम पे लाना ठीक नहीं है। गांव का एक अलग आबादी है, जिन्हें थोड़ा रोटी कपड़ा मकान का समस्या है, वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए लड़ते रहते हैं। पर इसी में क्या होता है, पॉलिटिशियंस आते हैं। पॉलिटिशियंस अपना मुद्दा बनाते हैं। क्यों? क्योंकि मोस्टली जो पॉलिटिशियन है, उनका अपना कोई क्रेडेंशियल नहीं जिसके बेसिस पे वो चुनाव लड़ सके। वो क्या करते हैं, थोड़ा आग सुलगाते हैं, थोड़ा कभी। अब मान लीजिए कि दो लोगों के बीच झगड़ा हुआ, एक यादव है और एक दूसरे जाति का है। अब यादव का नेता जाएगा तो यादव के पक्ष में, दूसरा नेता जाएगा तो यादव के भी पक्ष में। ऐसे कोई मुसलमान और हिंदू के बीच झगड़ा हो गया तो बोलेंगे पूरा मुसलमान पूरा हिंदू। कुल मिला के ये पॉलिटिशियंस इतने दोषी हो चुके हैं ना कि ये बेसिकली, मैंने एक बार आपसे शायद इंटरव्यू में बोला था कि एक गुंडा ताकतवर बनके जब वो बड़ी बड़ी गाड़ियों पे चढ़ने लग जाता है, फॉर्च्यूनर पे, अपने बेटे को भी फॉर्च्यूनर पे घुमाता है, जस्टिस लगता है क्या? एक अचानक एक सांसद का कितना वेतन होता है? कोई वो व्यवसाय करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं। किसी भी नेता को उठा के देख लीजिए, ऐसे कम से कम 1000 नेता है बिहार में, फॉर्च्यूनर गाड़ी को उनका सारा पैसे कमाते हैं। पैसे कमा के कोई बिजनेस करते हैं, कोई बीएड कॉलेज खोलता है, कोई पेट्रोल पंप खोलता है, कोई कुछ करता है। और उनके पास समाज के जो आदमी धन जमा करने लग गया, ऑब्वियसली पब्लिक वेलफेयर में नहीं सोचेगा। और जो पब्लिक वेलफेयर में नहीं सोचेगा, उसका दिया गया सारा सेंटेंस कोई ना कोई उनके चुनावी महत्वाकांक्षा को ही पूरा करेगा, चाहे पॉलिटिशियन ए हो, चाहे पॉलिटिशियन बी हो, चाहे पॉलिटिशियन सी हो। मैं किसी को नाम नहीं लेना चाहता हूँ। किसका नाम लेंगे आप? किस पार्टी के किस नेता का नाम लेंगे? प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री से लेके छोटे से अपने विधायक को देखिए, वो सब के सब मोस्टली कोई सेल्समैन बन चुका है। कोई कुछ बोलता है, कोई कभी आरक्षण पे बोलता है, कोई हिंदू मुस्लिम बोलता है, कोई यादव बोलता है, कोई कुछ बोलता है। और असली बात है कि हर आदमी अपने जेब से 2-2, 3-3 हज़ार महीने सरकार को कंट्रीब्यूट करता है इनडायरेक्ट टैक्स से। उसी पैसे से उनका फॉर्च्यूनर चमकता है। ये ना मेन बात है। इस बात पे कोई बात ही नहीं करना चाहता। क्यों बात करेगा? शेर तो बात करेगा कि हिरन को खाना है। हिरन को अब जवाबदेही है कि वो 50 हिरन का झुंड बनाए और शेर को मार डाले। तो ये बेसिकली सभी पॉलिटिशियंस, अभी वो जो टैक्स का पैसा इकट्ठा होता है उसके बढ़िया चूसक के यंत्र, एक होता है धन चूसक यंत्र, जो अमीर है मैं उनको धन चूसक यंत्र बोलता हूँ, वो सब बन चुके। इनके दिए गए बयानों का रत्ती भर सामाजिक सरोकार नहीं है, कोई उससे मतलब नहीं है। इनके दिए गए बयानों पे सियासत करना, इनके दिए गए बयानों पे रिप्लाई करना है, ये एक सामाजिक संरचना पे एक तरीके से हंसी आती है। क्या बोलेंगे? तो जिनके घर में आग लगे हैं वो खुद दोषी हैं। जिनके घर में आग लगे उन्हें मैं तो दोषी नहीं बोल सकता हूँ। आग लगना तो एक दुर्घटना है। वो वहाँ पे एक आवेश आया होगा, एक कोई पहले आपस में मतभेद हुआ होगा, मतभेद के बाद फिर लड़ाई हुआ होगा और आग लग गई होगी। आग लगाने के बाद फिर चीज़ों का जो बाद में जो अब उसका रिजल्ट आया, वो एक बहुत भयावह, गांव के ही लोग कुछ लोग हैं, ये भयावह है। वो तो बेसिकली एक जो आक्रोशपन ना, इसी आक्रोश को दबाने के लिए पुलिस तंत्र होता है। उस आक्रोश होने से पहले ही कुछ लोग अप्रोच किए होंगे पुलिस को, कई लोग किसी बड़े लोगों को अप्रोच किए होंगे, पर वो साइलेंट था। वो किसका पार्ट है? कई बार पुलिस के पास उन लोग गए, नेता के पास गए, वो पुलिस वाला या फिर उधर का विधायक या एमपी हम लोग बनाते ही क्यों हैं? हम लोग चंदा, टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स जो हमें देना पड़ता है, हम क्यों भरते हैं? तंत्र को चलाने के लिए। लेकिन तंत्र का कोई भी आदमी
जनता के सेवा में उपलब्ध ही नहीं है। चोर उचक्कू का, मैंने बोला ना, गुंडा बन गया, सम्मानित गुंडा, क्योंकि उसने धन इकट्ठा कर लिया, उसने गाड़ियां चमका लिया। तो इसका परिणाम जब आग लगना, वो तो आक्रोश में कोई भी कोई जहर भी खा लेता हो तो दूसरे के घर में आग लगाए। मैं कई ऐसा सिचुएशन आपको बता सकता हूं जब आदमी खुद को गोली मार लेता है या खुद के घर में आग लगा लेता है, अपने शरीर पे पेट्रोल छिड़क के आग लगा लेता है। तो एक तो आवेश में हुआ काम है, लेकिन इस आवेश से पहले जो हमारा तंत्र है, पुलिस तंत्र है, हमारा पॉलिटिकल तंत्र है, मुखिया से लेके विधायक से लेके सांसद है, किस पे दाग नहीं है। सभी दागी लोग हैं, करोड़ करोड़ रुपए लेके अपना मूछ ऐसे कर करके मूछ में घी लगा के दौड़ रहे हैं। और इनके जो सेंटेंसेज है, जो या वहां जाके, मुझे तो लगता है कि जब भी कोई नेता किसी ऐसी घटना और वहां पहुंचता है, पहले तो उसको पब्लिक को खदेड़ के भगा देना चाहिए। उसका कुछ क्रेडेंशियल है नहीं, चुनाव जीतने के सिवा कुछ करता नहीं है। अपने जाति के 50 आदमी को साथ में रखता है और उसी के बल पे वो चुनाव लड़ता है। अब जब वहां पे गया है तो सबको दिख जाना चाहिए कि ये आदमी यहाँ पे एक माहौल बनाने आया है, किसी को सुलझाने नहीं आया है। मामला सुलझ जाएगा तो पॉलिटिशियन दुखी हो जाएगा, सच है। और जो भी लोग थोड़े दिमाग चलाते होंगे वो इस बात को समझते होंगे। वहां पे खदेड़ देना चाहिए उसको, क्योंकि वही तंत्र चला रहा है। अभी जीतन राम मांझी की क्या बात किया आपने? जीतन राम मांझी क्या है? MP है वहां के, पहले कभी एक्स चीफ मिनिस्टर है वो, उनका बेटा भी मिनिस्टर है, खूब पावर है उनके पास। तो निर्वास कर सकते थे तत्काल में, बहुत सारे फोन करते, वहाँ के DM को फोन करते, SP को फोन करते, जितने मिनिस्टर MP है वहाँ पे सारे लोकल नेताओं को इकट्ठा करते, 1000 लोगों को इकट्ठा करके फैसला ऑन द स्पॉट कर देते। जज के पास भी जाने की जरूरत नहीं थी, पर ऐसा उन्होंने नहीं किया। क्यों? एक तो मुझे डाउट है कि वो अंदर से ताकतवर और हिम्मतवर लीडर भी हैं कि नहीं। ये कार से उतर के और स्पीच ऐसे दे देना बहुत सरल होता है, लेकिन एक संगठनात्मक कार्य करना। भीमराव अम्बेडकर नेता हुआ करते थे, लोहिया नेता हुआ करते थे, बहुत सारे पुराने लीडर से, गांधी जी मूवमेंट करते थे, सुभाष चंद्र बोस होते थे, ये सब नेता थे। नेता का मतलब होता है जहाँ खड़ा हो जाएगा, भाषण दे देगा, 1000 आदमी को डांट देगा, 1000 आदमी चुप हो जाएगा। लेकिन इनमें है कोई ताकत की किसी को डांट के चुप करा सकते हैं? नहीं करा सकते। वो खाली पब्लिक में बाइट दे सकते हैं। हमारा चुना हुआ नेता ही घटिया है, अच्छा नहीं। घटिया शब्द मुझे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, पर ये लोग अच्छे नहीं हैं। ये लोग किसी के दम पे राजनीति करते हैं। कोई सीट दे दिया, कोई कुछ कर दिया, धन इकट्ठा कर लिया, कोई बेटे को दे दिया, कोई पिताजी को दे दिया, कोई कुछ कर दिया। पूरा का पूरा जो तस्वीर है, ये तस्वीर के खिलाफ पब्लिक को जागृत करना पड़ेगा, और पब्लिक ही अपनी समस्याओं का समाधान कर सकता है, और क्रांतिकारी नेताओं की आवश्यकता है। हम और आप जो बहुत अच्छे जो सोच रखते हैं, वो कोई पॉलिटिक्स में जाना नहीं चाहता। सब नफरत करता है कि मैं पॉलिटिक्स में क्यों जाऊं। हम और आप जाएंगे भी तो हमारी वाइफ बोलेगी कि पॉलिटिक्स मतलब गंदगी। ऐसा पॉलिटिक्स बदनाम हो चुका है, उनका आवाज़ हम क्या सुने। पॉलिटिशियंस ऐसे हो चुके, पॉलिटिशियंस ऐसे नहीं होते थे। पॉलिटिशियंस का आप तस्वीर देखते होंगे, लोग घर में लगा के रखते हैं। बड़े बड़े जो पुराने पॉलिटिशियंस हैं, सबके घरों में तस्वीर लगा रहता है। आज का पॉलिटिशियन को कोई तस्वीर लगाने को तैयार है? हम और आप साथ में फोटो भी खिंचवा लेंगे तो फेसबुक पे नहीं डालेंगे कि इसके साथ फोटो खिंचवाने से हमारा बदनामी होता है। ऐसा तो सिचुएशन है। तो क्या लग रहा है, इस तरह के बयान चाहे इस तरह की घटना जो है समाज में सिर्फ विद्वेष पैदा कर सकता है? ये पूरे के पूरे जो राजनीति हो गई है, वो वोट की राजनीति और एक गुटबाजी टाइप का हो चुका है। इनके सेंटेंसेस वैल्यूएबल ही नहीं है। जीतन राम मांझी के सेंटेंसेस वैल्यूएबल ही नहीं है। उन पे अभी मैं सामने कोई भी उनसे बात करेगा, उन्होंने किस कीमत पे अपने बेटे को बना दिया मुख्यमंत्री मिनिस्टर, किस तरीके से अपने वो साढ़ू को, सास को, पता नहीं किसको मांगते थे मंत्री पद। चरित्र है कुछ भी, जीरो चरित्र वाले लोग हैं। तो इनके सेंटेंसेस को कितना वैल्यू देंगे आप? जीरो वैल्यू है इनके सेंटेंसेस का। इनका बोला हुआ हर वाक्य, इन्हीं का मैं नहीं खाली बोल रहा हूँ, ये ज्यादती हो जाएगी मैं जीतन राम मांझी का नाम केवल लूँ। ऑलमोस्ट 100 में से 90 और 99 पॉलिटिशियंस का कोई भी सेंटेंस वैल्यूएबल नहीं है। उनके कलाकृतियों को देखेंगे, हर जगह पार्शियलिटी करते हैं। दो तरीके के लोग होते हैं, एक न्याय संगत और एक प्रियजन हिताय। ये सारे के सारे पॉलिटिशियंस प्रियजन हिताय हो गए हैं। जो प्रियजन हिताय होगा वो पार्शियलिटी करेगा, जो न्याय संगत होगा वो न्याय देखेगा। तो न्याय वाले तो क्रांतिकारी नेता होते हैं, पर अभी सभी नेताओं के पास तो देखेंगे तो धन ही धन है। कॉलेज है, होटल्स है, रेस्टोरेंट्स है, पेट्रोल पंप है, बड़े से बड़े उनके रेंटल इनकम है, प्रॉपर्टीज है। किसी भी पॉलिटिशियन का आप थोड़ा myNeta.com करके एक वेबसाइट है,
उस पर जाके आप देखिए उसके धन संपत्ति के बारे में। ऐसे ही वो 5-5 गाड़ियों का काफिला लेके चलते, क्या इनकम का स्रोत है उनका? कुछ भी नहीं। ऐसे देश में रहते हैं। पर हो सकता है कि ये परिस्थिति आज 70 साल 75 साल आजादी का हो चुका है, 75 साल में अपना भारतीय लोकतंत्र एकदम करप्ट हो चुका है। धीरे धीरे लोगों को समझ में आएगा, आंदोलन होगा। अन्ना आंदोलन हुआ था ना, 1976 में आंदोलन हुआ था ना, ऐसे 10 साल में एक बार आंदोलन होता है। फिर अब आंदोलन के बहुत करीब हम लोग खड़े हैं। 2012-13 में अन्ना हजारे आंदोलन किए थे। तो आंदोलन अन्ना हजारे के उपजे हुए केजरीवाल हैं, तो अन्ना हजारे तो मना कर दिए थे कि तुम राजनीति में नहीं आओ। एग्जैक्टली वो जब जेपी आंदोलन किए थे, तो जेपी आंदोलन के तो उपजे हुए बिहार पे सब रूल कर रहे हैं, लालू नीतीश सभी उन्हीं के आंदोलन के। लेकिन क्या होता है, सब गलत है, सब नहीं, आंदोलन क्या होता है कि आंदोलन एक बार चीजों को, जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिक्स है उसको तोड़ देता है। तो जेपी बेसिकली इंदिरा गांधी को तोड़ने का मुहिम चलाए थे, ठीक है। उसके बाद नए लोग पनपे, पर वो सफल नहीं हो पाए। हर आंदोलन सफल नहीं होता है। अन्ना हजारे आंदोलन भी सफल नहीं हुआ। अन्ना हजारे आंदोलन केवल कांग्रेस सरकार को गिरा दिया। लेकिन उसके बाद जो सरकार बनी वो थोड़ा बहुत कुछ चेंजेज हुआ होगा, पर फिर से एक बार 10 साल में लोगों को दिख गया कि सरकार ने जो वादे किए थे, सरकार पूरे जा रही है कॉमर्शियलाइजेशन पे, सरकार पूरे जा रही है टॉप 10% लोगों को फैसिलिटेट करने पे। 90% लोगों से चंदा वसूलती है और 10% को फैसिलिटेट करती है, और 10% वाले डायरेक्ट टैक्स देते हैं और 90% इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स वाले छाती चौड़ा भी कर रहे हैं कि मैं टैक्स पेयर हूँ। असली टैक्स पेयर तो 90% जनता है। वो एक टी-शर्ट भी खरीदता है तो उसमें टैक्स देता है, चप्पल खरीदता है टैक्स देता है। आज पॉलिटिशियन ईमानदार पॉलिटिशियन नहीं है, विधानसभा ईमानदार पॉलिटिशियन है पर वो दबे हुए हैं। 100 तो वो ईमानदारी बरत रहे हैं, तो आखिर सामने क्यों नहीं आते हैं? वो भी डरे हुए हैं, डरपोक की स्थिति में। तो क्यों इससे बढ़िया नहीं रहते, वो नहीं चुनाव लड़ते, चाहे विधानसभा हो चाहे फिर लोकसभा। ट्रैपिंग हो गया ना योगेंद्र यादव का। आपने पोजीशन देखा ना, योगेंद्र यादव को देश में कोई भी आदमी नहीं बोल सकता कि ये आदमी बेईमान है। आम आदमी पार्टी में थे, धीरे धीरे वो अपनी ईमानदारी के दम पे। ईमानदार आदमी क्या करता है कि झूठ नहीं बोल सकता, पहला बात, फॉल्स वादा नहीं कर सकता, दूसरा बात। अब इसके वजह से धीरे धन भी इकट्ठा नहीं करता। योगेंद्र यादव आज भी पैदल घूमते रहते हैं, आज भी उनको फोन करना तो उठा लेंगे वो तुरंत। पर उनका हाशिए पर जाना, वो आंदोलन के सर्वोपरि नेता हो सकते हैं, लेकिन जो अपना करेंट तंत्र है, तंत्र ने उनको हरा दिया। हार और जीत एक चीज होती है। कई बार राम और रावण की लड़ाई में हो सकता है रावण जीत जाए, वैसे तो राम जीते थे, लेकिन वो तो विनिंग वाला है। पर कई बार ऐसा होता है कि ऋषि मुनियों पे जब आक्रमण करते हैं राक्षस लोग, तो राक्षस जीत जाते हैं। तो बिहार में लीडर है, नीतीश हैं, लालू है, तेजस्वी हैं, प्रशांत किशोर हैं, ये लोग जितने लीडर हैं, तो अब आगे का भविष्य क्या होगा आपके हिसाब से? ये लोग पर भरोसा कर सकती जनता? मुझे लगता है कि आने वाला जो समय है वो आंदोलनकारी होगा, क्योंकि जेब तो कट रहा है हमारा, आपका। आंदोलन तो कर रहे हैं, जनसुराज ला के प्रशांत को जनसुराज भरोसा किया जा सकता है। जनसुराज को मैं आंदोलन नहीं समझता हूँ। जनसुराज एक आंदोलन नहीं है। जनसुराज तो खुद ही वो पॉलिटिकल पार्टियों के साथ काम कर चुके हैं। लेकिन वो तो कर रहे हैं कि जो अब तक सरकार ने नहीं किया, हम पलायन रोक देंगे। तो सारे लोग बोलते हैं ना, जैसे अभी आप नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट सुन लीजिए, 10 साल पहले का, 5 साल पहले का, क्या क्या नहीं बोला था उन्होंने। 1 करोड़ रोजगार देंगे, बहुत कुछ बोला था उन्होंने, पर वैसा नहीं किया उन्होंने। बाकी सभी पॉलिटिशियंस चुनाव के समय कैसे कैसे वादे करते हैं, बिहार बदल दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। नीतीश कुमार बोलते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा चाहिए बिहार को। जब आपको 2.5 लाख करोड़ रुपया पड़ा हुआ है तो काहे और एक्स्ट्रा पैसा मांग रहे हैं? 40 हजार करोड़ आप खर्च कर रहे हैं एजुकेशन पे, आपका एजुकेशन सुधर ही नहीं रहा है। क्यों नहीं सुधर रहा है? आप 40,000 करोड़ को खर्च कर रहे हैं लोगों को सैलरी बांटने में। आपका पर्पस सैलरी बांटना, नौकरी देना है, कि आपका पर्पस स्टेट के 2 करोड़ बच्चों को पढ़ाना है? 4 लाख को आप सैलरी बांट के बोल रहे हैं बहुत खुश हैं, और 2 करोड़ लोगों का पढ़ाई चौपट हो रहा है, खुशी नहीं है, दुखी हो ही नहीं रहे हैं। तो उनका पर्पस ही बदल है। सरकार का पर्पस क्या है? नौकरी दे देंगे। नौकरी क्यों दे रहे हैं? आपका पर्पस नौकरी देना है कि स्टेट में पढ़ाई करवाना है? अब वो वैकेंसी भी निकालते तो ऐसे बोल देंगे बीएड किया हुआ है क्या, डीएलएड किया हुआ है क्या, सारी डिग्रियां। नहीं, वो तो काम कर रहे हैं। पटना से गया के लिए ऑलरेडी रूट है। हाँ। अब फिर एक रूट बन रहा है, फिर एक और रूट बन रहा है, लगातार कई एनएच से उसको गया को जोड़ा जा रहा है। तो इससे क्या होगा? विकास इस सब से हो रहा है नहीं? अब देखिए, सरकार में अगर पैसा 2.5 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ, तो 2.5 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ तो कहीं ना कहीं तो खर्च होगा। 2.5 लाख करोड़ तो उनको खर्च करना है। जो तो पैसा वो जो कर रहे हैं वो सब गलत है।
गलत नहीं है। बेसिकली अभी के सिनारियो में जो पॉलिटिशियंस हैं, वो पॉलिटिशियन बेसिकली बहुत ज़्यादा दृष्टा नहीं है, बहुत ज़्यादा उनका थॉट हाई लेवल का नहीं, वो प्लान नहीं कर सकते। अब मैं 1000 रुपये किसी एक बहुत ही लो ग्रेड आदमी को दे दूँ और मैं बोलो खर्च करूँ, तो पता है क्या करेगा वो 1000 रुपये में? 1000 रुपये में हो सकता है सिनेमा देख के आ जाएगा, 1000 रुपये में हो सकता है समोसा खा के आ जाएगा, 1000 रुपये में हो सकता है कुछ भी कर लेगा, पान खा के आ जाएगा। और एक जो बहुत ही माइंडसेट वाला आदमी होगा और 1000 रुपये कुछ ऐसा सामान लेके आएगा ना जो उसके घर परिवार का हो सकता है, एक पंखा खरीद के ले आ जाएगा 1000 रुपये में। सब लोग हवा खा के सोएंगे। तो ऐसे दूरदृष्टा आदमी चाहिए ना। तो अभी के पॉलिटिशियन चुनाव जीतने के एक्सपर्ट है, वो फंड को एलोकेट करने में अच्छे है ही नहीं, उनको शायद समझ में ही नहीं आ रहा है। नीतीश कुमार तो NIT पटना से पढ़े हुए हैं, पर मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार में भी वो क्षमता है कि वो अपने स्टेट के फंड को अच्छे से एलोकेट कर सके। या तो उनके अंदर क्षमता होगी भी तो पॉलिटिकल लड़ाई लड़ते अपना माइंडसेट बना लिए होंगे कि ये जनता केवल इसको लूटोता ही अच्छा है, इनके लिए फैसिलिटेट कराओगे, सब एजुकेटेड हो जाएंगे, सब अच्छे हो जाएंगे, तो फिर हम ही को भगा देगा, ऐसा सोचते होंगे। हालांकि वो इंजीनियर है, NIT पटना से पढ़ा होना, उस जमाने का एक बढ़िया दिमाग वाले आदमी रहे होंगे, उनका एक लेकिन अभी तो जो भी किए हैं, लोग कह रहा है कि विकास किए हैं, बहुत अच्छा काम किया है, इंजीनियरिंग वाला दिमाग है, बहुत ज़्यादा काम लोगों के लिए कर रहे हैं जो सीधे लोगों को फ़ायदा हो रहा है, जितना भी विकास किए हैं उससे। मैं पटना में रहता हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मैं तो टीचर हूँ, पढ़ाता हूँ। मेरे कोई भी ऐसे दोस्त नहीं है जो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेज सके। मेरे कोई ऐसे दोस्त नहीं जो अपना इलाज सरकारी अस्पताल में करवा सके। नीतीश कुमार हो या कोई भी हो, अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं भेज सकते। वो इलाज कराने के लिए तो बिहार में ही नहीं कराते, तो एम्स भाग जाते हैं। 40,000 करोड़ रुपया और 30,000 करोड़ रुपया इन्होंने खर्च किया हुआ है। 1 करोड़ पता है कितना होता है? एक आदमी पूरी जिंदगी का कमाई होता है 1 करोड़ रुपये। और 1 करोड़ जब 100 बार मिलता है, 1000 बार मिलता है, तो 1000 करोड़ होता है। और ऐसा 250,000 को तो 2.5 लाख करोड़ बोलते हैं। सरकार बहुत अमीर है। सरकार का अगर आपको अमीरी देखना हो ना, तो आप जरा सा विधानसभा में जाके देखिए, किसी मंत्री इनके आवासों को देखिए। 5-5 एकड़ के आवास में रहते हैं। इनका जब काफिला चलता है तो पुलिस का वो वर्चस्व देखिए। हर जिले का सर्किट हाउस जाके देखिए। एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का आओ भगत देखिए। 50-50 और 25 गाड़ियां हो, 30-30 हजार महीने पे हायर किया हुआ है। गरीब नहीं है वो। पर हुआ क्या है कि सरकार जनता से टैक्स वसूलती है और अपना पैसा अपने लोगों में मस्त खर्च करती है, ऐश करती है। सरकार ऐश करती है। आप किसी मिनिस्टर के घर आप चले जाइए, कारपेट पे आपका पैर रखने का हिम्मत नहीं करेगा, ऐसा शानदार कारपेट उनके घर में बिछा हुआ है। सर्किट हाउस में चले जाइए कि जितने सरकारी सब जो भवन बने हुए हैं, आप उसमें घुस के आ जाइए। सेक्रेटारिएट में चले जाइए ना, इतना बड़ा सेक्रेटारिएट है। PMCH में भी चले जाइएगा तो जो एकदम बढ़िया उसका जो डायरेक्टर होगा, उसका ऑफिस देखेंगे तो एकदम शानदार रहेगा। ये बेसिकली जनता को अपना अधिकार कोई जगाया ही नहीं है बहुत दिन से। जनता को पता ही नहीं है कि वो टैक्स हो तो 5 kg अनाज लेके खुश हो जा रहे हैं। उनको पता ही नहीं कि मैं 2000 महीने चंदा देता हूँ, ये 100 रुपये का चावल दे के हमको बोल रहा है कि मैं तुम पे रहम कर रहा हूँ। चालाकी हो जा रहा है। हर आदमी को अब चालाक बनना पड़ेगा। स्कूलों में वो सिखा दिया है कि सत्यमेव जयते, सदा सत्य बोलो, ईमानदार रहो। तो ईमानदार रहो तो क्या करेंगे? आप ईमानदार रहेंगे और शेर आएगा और आपको खा जाएगा। उसको तो दिख रहा है कि 60 kg का मांस है। तो सरकार के सारे पॉलिटिशियंस, सारे नहीं बोल रहे, फिर मैं बोल रहा हूँ, कुछ लोग अभी भी बहुत अच्छे पर वो दबे हुए हैं। आज भी मैं ऐसे कई पॉलिटिशियन को जानता हूँ जो अपना गाड़ी खरीदने के लिए पैसा नहीं उनके पास, पर वो हाशिए पे चले गए। राम राज्य में अच्छे लोग आगे आते हैं। राम राज्य में गलत यूज कर रहा हूँ, मतलब जब बढ़िया शासक होता है ना तो अच्छे लोगों को इज्जत मिलता है, और जब घटिया शासक रहता है ना तो बेसिकली चोर उचक के बहुत ऊपर चले जाते हैं। वो अभी सिचुएशन है। आप अपनी जीवन को रखवाली, रोटी कपड़ा मकान जुटाने के लिए आपको 8 घंटे का काम करना पड़ता है, आपको नौकरी करना पड़ता है। आप कहाँ से समाज को समय देंगे? लेकिन जो आदमी पॉलिटिशियन है वो बढ़िया, उसका 5 लाख महीने का आमदनी है। किसी भी नेता का, मैं तो अभी एक सीट बनाने वाला हूँ कि किस नेता का क्या क्या इस्टेब्लिशमेंट है। थोड़ा बड़ा काम है, पता करना पड़ेगा। आप जब से उस लिस्ट को देखेंगे, आप अपने ही इलाके के किसी नेता का देख लीजिए ना,
कोई कॉलेज चलता होगा, कोई स्कूल चलता होगा, कोई होटल चलता होगा, कोई होटल का चेन चलता होगा, किसी का मैरिज हॉल है, किसी का वेयर हाउस है, किसी का 50 गाड़ियाँ चलती है, कोई 10 गाड़ी को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में भाड़े पे लगाया हुआ है। सबका साइलेंट इनकम का स्रोत है। और क्या है, सब वाइट मनी से किया हुआ चीज़ है, सब गैम्बलिंग है, मोस्टली गैम्बलिंग है। वाइट मनी से कभी आदमी कोई बहुत हाई प्रपोर्शन में अर्न नहीं करता है, चाहे कोई कंपनी हो, चाहे कोई अपने स्कूलों में देखा है ना, वो 10-10 हज़ार किताब बांट देते, 200 रुपये का बैग 1000 रुपये में बांटते हैं। तो ये सब अर्निंग नहीं होगा कि अस्पताल वाले कैसे अमीर हो रहे हैं? वो एक घंटे एक डॉक्टर ऑपरेशन करता है, उसका 50,000 रुपये लेता है। कहाँ से करके आया है? वो स्वर्ग से उतरा हुआ डॉक्टर है। वो 1 घंटे का 50,000 रुपये उसका मेहनताना है। 10 घंटे काम करेगा तो 5 लाख रुपए का एक दिन का मेहनताना। कौन सा एक्सपर्टीज है? वो स्कार्सिटी का फायदा उठा रहा है, क्योंकि उसका नाम चल गया है और उस नाम से लोग उसके पास पहुंचते हैं और उसका वो फायदा उठा रहा है। उस 5 लाख में से 30% टैक्स बनता था सरकार का, 1.5 लाख रुपए महीने, लेकिन नहीं देगा, सब वो कैश में धंधा करता है। बहुत सारा बात है। तो आपने जो सवाल को मैं कंक्लूड करूं कि एक नेता जाके बोल दिया कि यादव ने ऐसा किया है, उस नेता का खुद भी कुछ क्रेडेंशियल नहीं है, खुद भी वो बदनाम है, कोई भी उसको पसंद नहीं करता होगा। वार हुआ है, लोगों के बीच में लड़ाई होती है, उसको किसी जात से जोड़ना, हो सकता है कि दूसरे जाति के लोग होते, तीसरे जाति के लोग होते, तो इस जाति के बोलते, उस जाति के बोलते, तो ये सेंटेंस कोई वैल्यूएबल पॉइंट है कि 15 करोड़ पब्लिक रहती है स्टेट में। 15 करोड़ पब्लिक 2-2 हज़ार रुपये, 3-3 हज़ार रुपये चंदा इकट्ठा करके 2.5 लाख करोड़ जो जमा होता है, उस 2.5 लाख करोड़ को इसलिए जमा किया गया था कि उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करके स्टेट के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा सकते थे, लोगों की जो एकदम प्राथमिक व्यवस्था थी उसको ठीक कर सकते थे। उसको ठीक ना करके, और क्यों ठीक नहीं करते? क्योंकि उसके मैनेज करने वाले सारे लोग एकदम से गलत नीतियों से नेता बने हैं। अच्छे नीतियों से कुछ लोग नेता बने भी थे, लेकिन बाद में उनको भी लोगों ने कुछ फंसाया। जैसे मैं बहुत ईमानदार आदमी हूँ या आप बहुत ईमानदार आदमी हैं, कल को आपके पास रोटी कपड़ा मकान घट जाएगा तो आप पता है क्या बोलेंगे? बोलेंगे छोड़ो, फेंक दो कलम, उठा लो बंदूक। मैंने एक नाटक देखा था बचपन में, कई जो ईमानदार नेता थे ना, उनका जब कैरियर पे दांव आया, जब कई इलेक्शन हार गए और उनको देखा कि जो क्रिमिनल माइंडेड था वो जीत गया, तो उन्होंने भी कहा कि फेंक दो कलम, उठा लो बंदूक। ऐसा एक समस्या है। इस समस्या पे कोई बात ही नहीं करता। सब बात करते कि अयोध्या में राम मंदिर बना दिया, आरक्षण दे दिया। कितने आरक्षण से क्या कर लेंगे? 2% लोगों को सरकारी नौकरी मिलता है, 98% तो काम प्राइवेट होगा। सारे जो शहर की सारी दुकानें उसमें आरक्षण दे देंगे। पूरा देश विदेश में इतने सारे जो कंपनियां चल रही उसमें आरक्षण दे देंगे। कितने लोग सरकारी नौकरी करते हैं? और वो गांव के लोग उतना समझते नहीं है। 90% लोगों की मासिक आमदनी 15,000 भी नहीं है, तो बेचारे कुछ समझते नहीं। उनको जो मन सो बोल के पॉलिटिशियंस अपने खेमे में नचाए रखते हैं, और कभी अंबेडकरवादी नारे लगाएंगे तो कभी कुछ लगाएंगे। और मेन बात तो ये है कि भाई हमसे वोट ले रहा है, हमारा काम करो। विधायक कोई भी बने, हम विधायक के घर पे चढ़ जाएंगे 100 आदमी लेके। तुम भाई इधर आया है इस एरिया में, अगर फंड आया तुम क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहा है? हमारे बीडीओ साहब अगर बदमाशी कर रहे हैं, हम अपने विधायक को लेके चढ़ जाएंगे उसके ऊपर। लेकिन क्यों चढ़ेंगे? वो हमारा विधायक ही बीडीओ साहब से मिला हुआ है। अभी अगर आग लग के घटना हो गई, पुलिस तंत्र एग्जिस्ट करता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहता है वहाँ पे, लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, लॉ एंड ऑर्डर का मामला जाके वहाँ सुलझा सकता था, लेकिन वो क्यों नहीं सुलझा रहा है? न कोई विधायक उस पर प्रेशर डाल रहा है, न विधायक पे मुखिया प्रेशर डाल रहा है, न मुखिया पे वार्ड सदस्य प्रेशर डाल रहा है, और न वार्ड सदस्य पे कोई पब्लिक प्रेशर डाल रहा है, क्योंकि सब ऊपर वाले लोग मिले हुए हैं। मिल के ऐसे चोर मौसेरे भाई जैसा खेल चलता है। मैं क्या बोलूँ, इतना सारा चीज़ बोलना ठीक नहीं है, लेकिन ऐसा एक सामाजिक परिवेश हो गया है, और हर आदमी जो इससे पीड़ित होता है वो भी मान लेता है कि जीवन में केवल गंदगी ही गंदगी है। या तो भागो, पलायन का आपने सुना ना, बिहार से भाग जाते। हर कोई चाह रहा है कि मेरा बेटा पढ़ लिख इस बिहार जैसे दलदल से भाग जाए। अब बिहार जैसे जगह में अगर आप सुरक्षित हैं, अभी आपका कुछ काम आ जाए किसी पुलिस दरोगा थानेदार से, चाहे किसी से डीएम एसपी से, किसी से, आप वहाँ जाएंगे तो ऐसे बेचारा अधीन की तरह उससे भीख मांगेंगे कि मेरा केस लिख लीजिए ना, मेरा एक काम करवा। जाति प्रमाण पत्र बनने के लिए आपको पैरवी कराना पड़ता है। सब राम भरोसे, सब राम भरोसे। क्यों? क्योंकि 14 करोड़ लोगों को कोई एजुकेट नहीं कर पा रहा है कि तुम्हारा अधिकार है।
लोग पढ़ाई करते हैं किसके लिए? इंजीनियर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, लॉयर बनने के लिए। कितने लोग डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर बनेंगे? 1% लोग। 99% लोगों को तो पढ़ाई इसलिए किया जाता है कि उसको कोई ठगे ना। मैंने आपको 10,000 रुपये दिया, अब मैं आपसे पूछूंगा ना कि 10,000 रुपये आप मुझे लौटाए नहीं कि नहीं लौटाए? आपने मेरे लिए क्या खरीदा? मोबाइल खरीदा मेरे लिए, कि जूता खरीदा, कि चप्पल खरीदा? और जब दोबारा आप मुझसे बोलेंगे कि मुझे वोट दो, तो मैं पूछूंगा ना कि पिछली बार आप जब 5 साल में विधायक थे तो क्या किए? अगर मैं नहीं पूछ रहा हूं और आप गोल मटोल मुझे समझा दिए कि पिछली बार हम ना कर पाए थे, इस बार फिर से कर देंगे, ठीक है, एक चांस ले लिए। कई विधायक तो 5-5 बार से बन रहे हैं। 10,000 रुपया एक परिवार से हर महीने एक नेता ले रहा है। 2,000 रुपया पर पर्सन लिया ना, 5 आदमी कम से कम एक फैमिली में होता है, हस्बैंड, वाइफ, बच्चा, माता पिता। 10,000 महीना एक गरीब से गरीब फैमिली भी सरकार को कंट्रीब्यूट कर रहा है। और सरकार मतलब कौन? उसका विधायक, विधायक से एमपी, एमपी से चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर से प्राइम मिनिस्टर। जिसको 10,000 महीना दे रहा है उससे हिसाब ही नहीं मांगता, उसको पता नहीं, उसको लगता है कि हम तो, वो दे थोड़े रहा है, लोग उससे छीन रहे हैं ना, पता नहीं। तो डकैत के सामने तो आपको प्रणाम ही करना पड़ेगा। चोर रहेगा तब ना आप उससे बलवान है, उसको पीट दीजिएगा। इस तरीके का पब्लिक सिनारियो है। इसमें कोई कभी मुझे कहता है कि हिंदू मुस्लिम झगड़ा हुआ, कोई मुझे कहता है यादव भूमियार झगड़ा हुआ, कोई मुझे कहता है पासवान इससे झगड़ा हुआ। ये सब तो भारत के नागरिक है, ये सब तो होगा ही, ये कम्युनिटी तो होता ही है। अब कोई लेडीज को हो गया तो बोलेगा महिला को हो गया, है ना? वो महिला नहीं हुई, एक नागरिक है भारत का, उस नागरिक पे अत्याचार हुआ है। जो इतने सिस्टम और सरकार का तंत्र जो एग्जिस्ट करता है वो काम नहीं करता। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। या वहाँ जो घटना घट भी गई है ना, उस घटना घटने के बाद अब वहाँ का कलेक्टर, अब वहाँ का डिस्ट्रिक्ट जो थानेदार है, जो एसपी है, डीएसपी है, वो उसका क्या एक्ट है? अग्निशामक वाला 4 वो तो लाइसेंस पहले मांगेगा। क्या कार्यकलाप है, इस पे बात करना चाहिए। उसके बाद भी जो पत्रकार जो खबर छाप रहे हैं उनका भी जिम्मेदारी है कि उनको राइट खबर छापना चाहिए। तो सब ऐसा कंटामिनेट हो गया है। चाणक्य कहते थे पराजित राज्य, पराजित राजा और पराजित मन हमेशा विजेताओं का अनुसरण करता है। बिहार की जनता ऑलमोस्ट पराजित मूड में है, और जो विजेता है वो डाकू हो चाहे चोर हो, उनका अनुसरण करने लग गया है। तो नया जन्मा हुआ बच्चा भी सोच रहा है कि ईमानदार बन के मेरे बाबूजी क्या कर लिए, गरीब तो रह गए, मैं तो किसी उसका फिलॉसफी पालन करूंगा जो अमीर बना है, चाहे वो क्रिमिनल ही क्यों ना हो। तो बच्चा ऐसे सोचना शुरू कर दे रहा है। ये सोसाइटी का प्रॉब्लम है। तो अच्छे दिन के लिए काफ़ी इंतज़ार अभी करना पड़ेगा आपको। ये चर्चा आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और हम लोगों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्ते। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।